बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम CSS जवानों को खुशामदीद। In this lecture we'll talk on how to give a good title to your précis. Now title is of key significance for your précis writing. टाइटल से जो एग्जामिनर होता है उसको फर्स्ट इंप्रेशन मिलता है कि आपको कितना आइडिया हुआ है पैसेज के बारे में। टाइटल ये बात प्रेजेंट करता है कि वर यू एबल टू अंडरस्टैंड द पैसेज करेक्टली और नॉट, और टाइटल की बेस पे एग्जामिनर जज कर लेता है कि इसकी प्रेसी को पास करना है या फेल करना है। ऑलमोस्ट 50 to 70% चांसेस हो जाते हैं आपके पास होने के अगर आपका टाइटल करेक्ट है। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट यू, आई एम जस्ट यूजिंग द वर्ड करेक्ट। अगर अच्छा है देन यू कैन स्कोर वेरी गुड। सो टाइटल इज ऑफ की सिग्निफिकेंस। इसके अलावा 20 मार्क्स की प्रेसी होती है जिसमें से 5 मार्क्स जो हैं वो टाइटल के होते हैं, और टाइटल सबसे पहले लिखा जाता है। दो के कुछ स्टूडेंट्स इसको लास्ट पे लिखते हैं, बट दैट इज़ हाईली नॉट रिकमेंडेड। टाइटल इज़ द फर्स्ट थिंग दैट यू मस्ट राइट बिफोर स्टार्टिंग योर प्रेसी। टाइटल लिखने के कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं, कुछ स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज होती हैं जिससे आप एक अच्छा टाइटल लिख सकते हैं। Let's talk about them. The number one is that the title must capture the central idea of the passage. आपका टाइटल इस तरह का होना चाहिए कि जो की आइडिया पैसेज में डिस्कस किया है वो उसका निचोड़ हो। किसी भी पॉइंट पे बात की गई हो वो आइडिया आपके टाइटल में नजर आना चाहिए। योर टाइटल मस्ट डिपिक्ट दैट आइडिया that has been discussed in the passage. That is the first point. The second point is that the title must contain the keyword. हमने ये पहले भी डिस्कस किया था कि कीवर्ड्स होते हैं और कीवर्ड्स वो रिपीट किए गए होते हैं। आपके टाइटल में वो कीवर्ड ज़रूर होना चाहिए। अगर आप अपने टाइटल में वो कीवर्ड नहीं लिखेंगे, most likely you are going to fail that précis, because कीवर्ड ही बेसिकली आपके सेंट्रल आइडिया को भी रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इसलिए कीवर्ड पिक करना इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम अभी एक प्रेसी को डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, उसमें हम ये सारी बातें प्रैक्टिकली इसको देखेंगे। द थर्ड पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, द टाइटल मस्ट बी अ फ्रेज। एक फ्रेज होता है और एक सेंटेंस होता है। सेंटेंस एक पूरा जुमला होता है। दिस इज अ कबर्ड, ग्लोबल वार्मिंग इज अफेक्टिंग ह्यूमैनिटी, ये एक सेंटेंस है। थ्रेट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, अब ये एक फ्रेज बन गया है। योर टाइटल मस्ट बी अ फ्रेज, नॉट अ सेंटेंस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट। लेट्स मूव ऑन। The title must maintain the author's tone. What is this author's tone? We discussed in one of our lectures कि जब कभी भी कोई पैसेज डिस्कस किया गया होता है तो ऑथर की उसमें एक पर्टिकुलर टोन होती है। सैड हो गई, एंग्री हो गई, ग्लूमी हो गई, इम्पैथेटिक हो गई, पैट्रियोटिक हो गई, ऑप्टिमिस्टिक हो गई, पेसिमिस्टिक हो गई। काफ़ी टोन्स होती हैं। उन टोन्स को, उस टोन को मेंटेन करना चाहिए, प्रिजर्व करना चाहिए अपने टाइटल में। और वो कैसे करेंगे ये हम अभी देखते हैं। मस्ट बी अट्रैक्टिव एंड वेल प्रेजेंटेड, वेरी इंपॉर्टेंट। योर टाइटल मस्ट बी वेल प्रेजेंटेड, इट मस्ट गिव अ गुड इंप्रेशन। फॉर एग्जाम्पल कि अगर एजुकेशन पे बात हो रही है और एजुकेशन से मुल्क में तरक्की की बात हो रही है, you can give a title education as a catalyst of progress. अब इसमें education एक कीवर्ड है, progress as a catalyst ये मैंने improvise किया है, ठीक है। इसी तरह different there are titles, AI the death of creativity, AI के बाद colon and the death of creativity। अब इसमें जो टोन है वो है डेथ, यानी कि एक थ्रेट किया जा रहा है कि लोगों की क्रिएटिविटी ख़त्म हो रही है थ्रू AI।
आपने देखा कैसे ये जो AI द डेथ ऑफ क्रिएटिविटी ये इन सब पॉइंट्स को फुलफिल कर रहा है. इट इज़ फ्रेज, इट इज़ वेल प्रेजेंटेड ऑथर स्टोन को मेंटेन कर रहा है और सेंट्रल आइडिया जो कि है डेथ ऑफ क्रिएटिविटी. इसी तरह द पेरिल्स ऑफ सोशल मीडिया. पेरिल्स कहते हैं डेंजर्स थ्रेट्स को. अगेन टोन यानी कि एक डेंजर को डिपिक्ट कर रही है. एंड इट इज़ ऑल्सो अ फ्रेज. तो इस तरह से और भी बड़े सारे हैं जैसे कि लाइक द डेंजर्स ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन. इसी तरह और किस्म के भी बहुत सारे आपको डेली लाइफ में मिल सकते हैं. बट ऑलवेज नोटिस कि वो ये 5 पॉइंट्स को ज़रूर फुलफिल कर रहे होते हैं. एंड वाइल राइटिंग अप द प्रेसी you also have to make sure that your title must follow these 5 points. अब ये तो हो गया कंसेप्चुअल बात. कंसेप्चुअल बातें करना लोग कहते हैं आसान होता है कि बात की और पढ़ा कर चलेगी. बट नाउ लेट्स डेल्व इनटू मोर प्रैक्टिकलिटी. Now we will be hunting the big fish. The Précis of CSS 2025. ये वो प्रेसी है जिसने बड़े बड़े अंग्रेज़ों के पसीने छुड़ा दिए थे. नो डाउट इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट, वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट, एंड नो मेंटोर और एकेडमी स्टेप फॉरवर्ड टू सॉल्व दिस प्रेसी. आई बिलीव दैट दिस इज़ द डिफ़िकल्ट वन एंड आई लाइक टू टेक ऑन द चैलेंजेस. अब हम इस प्रेसी को पढ़ेंगे और इसकी बेस पे हम एक अच्छा टाइटल प्रेसी का सजेस्ट करेंगे. So here I have the actual CSS 2025 paper जो मैंने दिया था. Question number 2. Distill the passage into a précis and suggest an apt title. Let's proceed. Homi K. Bhabha, a prominent post-colonial scholar, advances a profoundly philosophical yet grounded concept of nationalism, positing that nations like narratives lose their origins in the midst of time and only fully encounter their horizons in the mind's eye, thereby highlighting the complex interplay between the imagined, the mythical, and the material in the construction of national identity. आप लोगों के पास CSS गार्डियन एंजल वेबसाइट की एक्सेस है. आप वहाँ से CSS पास्ट पेपर में इंग्लिश प्रेसी का 25 पेपर खोल सकते हैं और अपने साथ इसको कैरी ऑन कर सकते हैं. जैसे जैसे मैं पढ़ूंगा आप भी वहाँ से टैली कर सकते हैं. इस तरह आपके लिए भी आपको प्रैक्टिकली आइडिया होगा कि हाउ अ क्वालिफायर सॉल्व्स अ प्रेसी. अच्छा, हमने प्रेसी को डिकोड करने के लिए लेक्चर सीरीज पढ़ी थी. हमने पहले ये देखा था कि पहले हमने वन गो में पढ़ना है, ठीक है, और साथ ही हमने कीवर्ड्स को हाईलाइट करना है. अब चूंकि मैं हाईलाइट करूंगा तो आपको नज़र नहीं आएगा, इसलिए मैं वो कीवर्ड्स जो है वो यहाँ पे लिखता जाऊंगा. अ प्रोफाउंडली फिलोसॉफिकल. ओके, फिलोसॉफिकल इज वन ऑफ द कीवर्ड. Philosophical yet grounded concept of nationalism. Okay, nationalism is one strong keyword. Nations like narratives lose their origins in the midst of time and fully encounter the horizon. Okay, nations like narratives are constructed through historical contingency, shaped by ethnic obsessions and regional affiliations that often obscure their origins. As a result, national identities. Okay, this is one strong keyword as well, national identities.
As a result, national identities can become rigid and exclusionary, antagonizing the notion of humanism. Again, humanism has come. Let's make it a keyword. Humanism envisioned by ancient philosophers. Okay, philosophers has repeated. लो, this is philosophers. जैसे जैसे कीवर्ड रिपीट होता जाएगा मैं उसके आगे एक डैश लगाता जाऊंगा. ओके, सो फिलोसॉफिकल, दिस इज द सेकंड टाइम इट हैज कम. Philosophers like Socrates and Plato. The idea has implications for our understanding of humanism. Okay, humanism has been repeated. A cornerstone of intellectual traditions from Goethe and Rousseau's emphasis on universal human experience to Al-Ghazali and Ibn Rushd's advocacy for reason and compassion as bridges between cultures. Al-Ghazali's The Alchemy of Happiness strikes a balance between promoting local identity and warning against provincial insular nationalism. Nationalism has been repeated now, making him a votary of cultural exchange and understanding. He advocates for an even-handed approach, balancing love for one's land with justice for all citizens. In the revival of religious sciences, Al-Ghazali emphasizes balancing universalism and particularism. Okay, so these are not strong keywords. Let's skip them. Recognizing that national identity. Okay, national identity. National identities and warning against, national identity must be tempered by justice and equality. By promoting inclusive citizenship, Al-Ghazali offers an antidote to exclusivist nationalist ideologies. अच्छा, national बार बार repeat हो रहा है. Nationalism, national identities, national ideology. By exploring the intersection between nationalism and humanism. Okay, nationalism, humanism. Bhabha's work also encourages us to think critically about how national identities are constructed. Okay. And imagine new forms of global citizenship prioritizing shared humanity over narrow national interests. Again, national has been highlighted. However, the rise of nationalism. Okay. Sorry, let me just move the cap. However, the rise of nationalism has often led to a narrowing of perspectives, prioritizing regional affiliations over universal values, resulting in a stringent and Marco form of patriotism that stifles dissent and creativity. Like a chameleon, nationalism can adapt and change. Nationalism, often blurring the lines between patriotism and xenophobia. Altogether, nationalism is not a bane. Okay, again, nationalism. Its mixed benefits over the last century have been double-edged sword, yielding a staggering array of positive and negative consequences. On one hand, nations have become increasingly aware of the need to align themselves with pluralism and egalitarian schemes. However, the desire to dominate, as exemplified by the German geographer Friedrich Ratzel's idea of organic borders, continue to have a silent appeal, often manifesting in bizarre and violent forms, such as the recent bloodshed in Palestine and the earlier Bosnian massacre. This scary trail is long and hard to absorb, especially when democracy itself has been exposed as a mere facade. Okay, we have a new keyword, democracy. Okay. Where was it? Especially when democracy itself has been exposed as a mere facade, leaving many to blurt out frustration and disillusionments. As the philosopher, again philosophical, philosopher Allama Iqbal aptly put into his famous poem, The Devil's Parliament, democracy is merely the outer crust, while the essence is imperialist. Iqbal's words rising true, warning us against the uncritical subservience and adoration of nationalism.
which can lead to historical myopia, strengthening dictatorial hegemony and incarcerating the human spirit within the narrow confines of love for the land. Perhaps democracy, okay, is the safest carrier of the seed of nationalism. Okay, again nationalism. Transporting it under the guise of economic equality. Still weaker nations. I should have added nations here as well. Nations face the political bravado of the powerful under the guise of powerful, leaving the meager nations to be content with mere paeans of love for border and territorial integrity. Imperialism planted the embryo of nationalism. Okay. Abandoning the wretched children of the earth to fend for themselves, left to navigate the treacherous waters of self-determination. The power of nationalism. The power of nationalism is a potent form of Volksgeist, a term coined by Johann Gottfried Herder to describe a nation's unique spirit of character. That can be both unifying and divisive, depending on how it is wielded. In this context, a more frugal and nuanced approach to nationalism is needed. Okay. One that balances national pride with a commitment to universal values and human rights. आप लोगों को भी थोड़ा परेशानी ज़रूर हुई होगी, बट ये जब रन टाइम पर सामने आई थी तो हम लोगों को बहुत परेशानी हुई थी. बट एनीवेज, नाउ लेट्स कमिंग टू द पॉइंट. अब हमने कीवर्ड्स ढूंढे. आपने अक्सर नोट किया, ज़रूरी नहीं जो ज़्यादा रिपीट करे वही कीवर्ड हो, बट दिस इज़ वन ऑफ द फैक्टर्स टू डिसाइड कि कौन ज़्यादा रिपीट किया गया है. बट जैसे ही ये पैसेज पढ़ा जा रहा था, आपने नोट किया होगा कि नेशन पे मुख्तलिफ वे में बात की गई थी. नेशनल आइडेंटिटी, नेशनल आइडियोलॉजी, नेशनलिज्म. ठीक है, तो नेशन तो कंफर्म है कि नेशनलिज्म. अब जितना नेशनलिज्म यहाँ रिपीट हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टाइम्स द वर्ड नेशनलिज्म हैज़ रिपीटेड. और नेशनलिज्म के ऊपर बहुत उसको सेंटर में रखा गया, उसको सेंट्रल फोकल पॉइंट बनाया गया है नेशनलिज्म को. इसके अलावा फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट को भी बात की गई, नेशनल आइडेंटिटीज़, ह्यूमनिज्म, डेमोक्रेसी. इनफैक्ट इंपीरियलिज्म, प्लूरलिज्म पे भी काफ़ी बात की गई थी, रीजनल पे भी बात की गई थी. ठीक है, बट नेशनलिज्म इज़ द विनर हियर. सो अब हमने टाइटल लिखना है. हमारा कीवर्ड ये तो कंफर्म हो गया है कि नेशनलिज्म इज आवर कीवर्ड. दिस इज कंफर्म. अब हम जाते हैं अपने पीछे उन 5 पॉइंट्स को जो भी हमने पढ़े, जिसके तहत हमने टाइटल बनाना है. टाइटल की एक सिंपल बात ये होती है, टाइटल अमूमन पहले 2 जुमलों में छुपा होता है. इट इज़ ऑफन हिडन इन द फर्स्ट 2 सेंटेंसेस. आपने उसको शेप करके एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में बनाना होता है. आई होप देयर इज सम स्पेस हियर. ओके. फिलोसफी किधर गया? फिलोसॉफिकल नेशनलिज्म. अब ये कीवर्ड हमारा बन गया. इस पे फिलोसफी को भी काफ़ी हाईलाइट किया गया है. सो अब इफ़ नाउ आई एम ऑपरेटिंग एज अ CSS जवान लाइक यू, मैं इसका भी टच दूंगा, तो आई विल ऑल्सो मेक दिस अ कीवर्ड, बिकॉज काफ़ी फिलोसफर्स को डिस्कस किया गया. अलामा इकबाल को, सोक्रेट्स को, प्लेटो का जिक्र आया. सो फिलोसफी हैज़ टू बी देयर. तो मेरे पर्सपेक्टिव में दीज 2 आर स्ट्रॉन्ग कीवर्ड्स. अब हमें कीवर्ड्स मिल गए अपने. अब इसको हमने बनाना है एक टाइटल की फॉर्म में. अ प्रोमिनेंट पोस्ट कॉलोनियल स्कॉलर एडवांसेस अ प्रोफाउंडली philosophical yet grounded concept of nationalism. Concept of nationalism. So nationalism is our nationalism is there. Philosophy is there, and concept of nationalism. Now we have to give it an attractive touch. We have to make sure it's a phrase. We have to maintain the author's tone as well. और author की tone क्या है? Author's tone
दैट वॉज फिलोसॉफिकल। ऑथर की टोन तो हमें मिल गई, कीवर्ड क्या है हमारा? दैट वॉज नेशनलिज्म। ओके, हमें ऑथर टर्म्स पता लग गई कि फिलोसॉफिकल है, कीवर्ड हमारा है नेशनलिज्म। हमने इसको फ्रेज फॉर्म में रखना है। ओके, फ्रेज, इट शुड बी अट्रैक्टिव and must contain the central idea, which is nationalism again। हमारा सेंट्रल आइडिया क्या है? नेशनलिज्म। हमारा कीवर्ड क्या है? नेशनलिज्म। ऑथर्स की टोन क्या है? फिलोसॉफिकल। अट्रैक्टिव, अब हमें ये हमारा निचोड़ है और अभी हमने इससे एक अट्रैक्टिव टाइटल बनाना है। कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म को यहाँ पे इलेबोरेट किया गया है और ये वर्ड सेकंड लाइन में यूज भी किया गया है। एडवांसेस अ प्रोफाउंडली फिलोसॉफिकल येट ग्राउंडेड कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म। हमें हमारा टाइटल मिल गया। सो द टाइटल विल बी, टाइटल, हम कॉलन लगाएंगे ऐसे। पेपर में कैसे हमने टाइटल लिखना है? यू शुड राइट अ टाइटल देन अ कॉलन। कॉलन के बाद हमेशा आपने यहां से प्रोसीड करना होता है। डोंट स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट लाइन, दैट इज अ ब्लंडर। नो, दैट इज नॉट द राइट वे। जब भी कॉलन आएगा तो कॉलन के आगे से प्रोसीड करना होता है। इस पे हम डिटेल में बात करेंगे जब हम इंग्लिश एसे पे आएंगे। अभी हम अपने टाइटल पे बात करते हैं। तो टाइटल क्या था? Concept of nationalism, but हमने author's tone philosophical. Now it's straightforward, you might have guessed it. Philosophical concept of nationalism। मैंने यहाँ पे 2 लाइनों में लिखा है, आपने वहाँ पे अपनी स्पेस के अकॉर्डिंग लिखना है। बट दिस विल बी दी टाइटल, जो कि ऑथर की टोन को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, कीवर्ड को भी रिप्रेजेंट कर रहा है और एक फ्रेज भी है। एंड इट इज़ वेल अट्रैक्टिव, वेल प्रेजेंटेड, एटलीस्ट फ्रॉम माई परस्पेक्टिव इट इज़ क्वाइट गुड। और इसको पढ़ के आपको अंदाज़ा हो रहा है कि हाँ यार, सोक्रेट्स, प्लेटो, अल्लामा मोहम्मद इकबाल और बहुत सारे फिलोसोफर्स का जिक्र आया है। सो यस, फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट इज देयर। हमारा फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट वहाँ पर आ रहा है। और नेशनलिज्म, जो कि 11 दफ़ा हमने अभी नोट किया था कि रिपीट हुआ है, और नेशनल आइडेंटिटी और नेशनल आइडियोलॉजी और नेशनलिज्म पर बात की गई थी, तो वो भी यहाँ पे मौजूद है। सो फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म, आप देखें 1 2 3 4 अल्फाज में हमने नहायत एक खूबसूरत स्ट्रेटजी से एक पूरी प्रेसी का टाइटल बना दिया। और इस टाइटल को पढ़ के एग्जामिनर को आइडिया होगा कि हाँ यार, इसको एटलीस्ट ये तो समझ आई कि पैसेज है किस बारे में। एंड ट्रस्ट मी, ये मैंने आपके सामने 1 गो में किया है। इससे पहले यही प्रेसी मैंने अपने एग्ज़ाम में सॉल्व की थी, एंड बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह आई क्वालिफाइड इट। और उसी तरह मैंने आपके सामने सॉल्व किया। बट मेरा टाइटल भी यही था जो मैंने पेपर में लिखा, फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म। बट मैंने बिल्कुल उसी तरह से आपको समझाया जैसे मैंने पेपर में किया था, इन पॉइंट्स को फॉलो करके, जो 5 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे। आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि मैं आपको सिखा सकूं कि एक अच्छा टाइटल कैसे दिया जाता है। और मैंने कोशिश ये भी की कि एक सबसे मुश्किल प्रेसी को डिकोड कर सकूं और आपके सामने उसको प्रेजेंट कर सकूं। एक आसान प्रेसी करना ज़्यादा इजी था, बट दैट वुड नॉट हैव बीन बेनिफिशियल फॉर द CSS जवान्स। इस लेक्चर के लिए बस इतना ही। तमाम CSS जवानों को गार्डियन एंजल का सलाम।